नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। आज से हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट करेंगे। किसके लिए? पीसीएस और आरओ के लिए। बता दें कि पीसीएस में 150 प्रश्न आते हैं जीएस के, वही आरओ में 140 प्रश्न आते हैं। तो देखा है तो सिलेबस सेम है। तो हम लोग आज से ध्येय आईएएस के टेस्ट करेंगे और आप लोग इसको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा, हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइएगा। चलिए तो देखते हैं क्या है। पहला प्रश्न क्या है? पुर्तगालियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति अपनाई। दूसरा ऑप्शन दिया है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा जीत लिया। तो देखिए ये इसका जो ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा। क्यों न तो एक न तो दो, क्योंकि जो ब्लू वाटर पॉलिसी थी किसने दिया था? तो ये फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दिया था। किसने दिया था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने दिया था। वही जो 1510 ईस्वी में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा किसने जीत लिया था? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने गोवा को जीत लिया था। तो ये नाम जो है कि ऊपर नीचे दे दिया गया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये पहले का डी हो जाएगा। दूसरा देख लेते हैं क्या है। और इसमें थोड़ा सा हम लोग पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे। तो पुर्तगाली कब आते हैं? तो 17 मई 1498 को। कब आते हैं? तो 17 मई 1498 को। और पुर्तगाली सबसे पहले अपना प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित करते हैं? तो कोचीन में। कहाँ पर? तो कोचीन में। कब? 1503 ईस्वी के लगभग। और एक ये भी चीज़ पूछ लेता है, कभी कभी आता है, प्रश्न आता है कि जो जितने भी जो यूरोपीय कंपनियां थी वो कब कब आई? तो बता दें पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले आया था 1498 ईस्वी के लगभग। फिर उसके बाद से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी के लगभग। फिर उसके बाद डच आता है 1602 में। फिर डेनिश आता है। डेनिश कब आता है? तो डेनिश 1616 ईस्वी में आता है। ठीक है, 1616 ईस्वी में आता है। उसके बाद से फ्रांसीसी कब आते हैं? तो फ्रांसीसी 1664 में आते हैं। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं। फिर स्वीडिश कब आते हैं? तो स्वीडिश आपका 1731 ईस्वी में आते हैं। सबसे अंत में यही आते हैं। फिर एक चीज़ ये भी पूछता है कि जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ पर खुली थी? तो पुर्तगालियों कहाँ पर खुला था? तो अभी हमने बताया कोचीन में खुला था। वही डच का कहाँ पर खुला था? तो मछलीपट्टनम में। कब? तो 1605 में। फिर अंग्रेज का कब खुला था? तो अंग्रेज का 1611 में। 1611 में। कहाँ पर? तो मछलीपट्टनम में। फिर डेनिश का बता दें कहाँ पर खुला था? तो डेनिश का त्रावणकोर में। कब? 1620 ईस्वी में। कब? 1620 ईस्वी में। वही फ्रांसीसियों का, तो फ्रांसीसी का सूरत में 1668 ईस्वी में। 1668 ईस्वी में। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि भारत आने वाला प्रथम जो जहाज़ था उसका क्या नाम था? तो रेड ड्रैगन था। क्या था? रेड ड्रैगन था। ठीक है। और चलिए अब देख लेते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो जाट विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें सही नहीं देखना है। तो मुगलों के विरुद्ध जाट विद्रोह की शुरुआत तिलपत के जमींदार गोकुल ने 1669 ईस्वी में किया था। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया है। ठीक है। फिर बदन सिंह ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र भरतपुर राज्य की नींव रखी। तो ये गलत दिया हुआ है, क्योंकि बदन सिंह ने नहीं बल्कि चूड़ामन ने। कौन? तो चूड़ामन ने 1700 ईस्वी में जाटों के स्वतंत्र राज्य भरतपुर राज्य की नींव रखी। जाट राजा बदन सिंह को अहमद शाह अब्दाली ने राजा की उपाधि दी थी। बिल्कुल सही है। फिर ये चौथा ऑप्शन है कि जाटों के शासक सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता। तो ये भी बिल्कुल सही दिया। अब आगे देख लेते हैं तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा दिल्ली में किए गए किए गए दमन तथा हत्याओं को लेकर किसने कहा था कि यह मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या देखना बचा है? तो किसका ये कथन है, किसने कहा है? तो ये मिर्जा गालिब ने कहा है। तो तीसरे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। राजा राम मोहन राय के बारे में दिया हुआ है कि इन्हें जॉन डिग्बी ने अपने दीवान नियुक्त किया था। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। इन्होंने क्या किया था? तो जॉन डिग्बी में, इसमें नहीं देखना है, सही नहीं है। तो इसने जॉन डिग्बी में अपना दीवान नियुक्त किया। तो बिल्कुल ये सही दिया हुआ है। इन्होंने 1814 में वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। तो बता दें कि वेदांत सोसाइटी की स्थापना 1814 में नहीं बल्कि 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में हुआ था। ठीक है। और तीसरा कथन है कि इन्होंने नेपाल में बौद्ध दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ था। इन्होंने उपनिषदों में व्यक्त आत्मा की अमरता के सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ। तो क्या हो जाएगा? चौथे का डी हो जाएगा, क्योंकि 2 और 4 सही नहीं है। तो जान लेते हैं हम लोग थोड़ा सा राजा राम मोहन राय के बारे में। तो इन्होंने 15 वर्ष की अवस्था में ये घर से क्या हुए थे? तो निकल गए थे। इन्होंने बौद्ध दर्शन के लिए क्या किया? तो इन्हें नेपाल जाना पड़ा। ठीक है, नेपाल जाना पड़ा। और इन्होंने राजा राम मोहन राय ने 1814 में क्या किया था?
तो आत्मीय सभा की स्थापना किया था। वही 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना, और वही 1828 में ब्रह्म, बता दें कि आत्मीय सभा की स्थापना कब हुआ था, तो 1814 में क्या किए थे, 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना किए थे, 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना किए थे, और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। कब किए थे, तो 1828 में, यहाँ बल्कि 1814 दिया है, ठीक है, तो इसलिए क्या हुआ था, तो ये गलत हो गया था। और वेदांत कॉलेज की स्थापना कब होता है, तो 1817 में। कब होता है, तो 1817 में। किसके सहयोग से, तो डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक है। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना होती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। पहला भारतीय किसान स्कूल 1938 ईस्वी में खोला गया था। कहाँ पर, तो गुंटूर आंध्र प्रदेश में। तो पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवे का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है इसमें। देखिए क्या करना है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। क्या प्रश्न है कि जो एक और कांग्रेस के अधिवेशन दिया है, ये कांग्रेस का एक और अधिवेशन दिया है, कांग्रेस का एक और अधिवेशन दिया है, और उसमें क्या बातें हुई, ये बातें इसमें दी गई हैं। तो लाहौर 1929 ईस्वी में किसकी बात की गई, तो पूर्ण स्वराज की बात की गई। किसकी बात की गई, तो पूर्ण स्वराज की बात की गई, ठीक है। 1929 का ये पूर्ण स्वराज की बातें की गई। तो ये 6वें का क्या हो गया, बी हो जाएगा, 6वें का बी हो जाएगा। फिर देख लेते हैं कराची 1931 में क्या हुआ, तो इसमें किसकी बातें की गई, तो इसमें मौलिक अधिकार की बातें की गई, तो क्या हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा। फिर सी है फैजपुर 1937 का। तो इसमें क्या हुआ, तो इसमें मूलभूत कृषि कार्यक्रम की शुरुआत हुई, मूलभूत कृषि कार्यक्रम की शुरुआत हुई। वही रामगढ़ 1940 में जो अधिवेशन हुआ था, तो इसमें राष्ट्रीय एकता की बात की गई, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा बता देते हैं कि लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो जवाहरलाल नेहरू जी। कौन थे, तो JL नेहरू या जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे, ठीक है। वही जो कराची में अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हुआ था। वही फैजपुर का जो अधिवेशन हुआ था इसमें ये कि कौन थे यहाँ पे भी, तो यहाँ पे भी जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। गांधी जी की 11 सूत्री मांग के संदर्भ में कौन से कथन सही नहीं है। गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने 11 सूत्री मांग की पेशकश की, क्या किया, तो पेशकश किया। दूसरा है इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से प्रस्तुत किया। फिर तीसरा है इन मांगों में भू राजस्व में 70% की कटौती करने की मांग शामिल थी। चौथा है सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती करने की बात की। तो बता दें कि तो इसमें क्या देखना है, कौन सा नहीं है, कौन सा नहीं है। तो जो ये गांधी जी ने 31 जनवरी 1930 को अपने 11 सूत्री मांग पेश की, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। इस मांग को उन्होंने अपने पत्र न्यू इंडिया में दिया था, माध्यम से प्रस्तुत किया, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, क्योंकि ये यंग इंडिया में कहे थे, ऐसी बातें यंग इंडिया में कहे थे। फिर है इन मांगों में भू राजस्व की 70% कटौती करने की मांग शामिल थी। तो 70% नहीं बल्कि कितना, तो ये 50% की बातें की गई थी। कितनी, तो 50% की बातें की गई थी सिविल सेवा में। और वही इन मांगों में भू राजस्व में 70% कटौती करने की बात की गई थी। तो 7वें क्या हो जाएगा, 7वें का सी हो जाएगा। कौन कौन से, तो 7वें का सी हो जाएगा। कौन कौन सी, तो ये पहला और चौथा सही है, दूसरा और तीसरा क्या है, गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। जो गांधी जी की 11 सूत्री मांगे थी उसमें क्या बातें की गई थी। तो गांधी जी ने जनवरी 1930 में, कब, तो 1930 में अपनी 11 सूत्री मांग अपने यंग इंडिया में के माध्यम से क्या किया था, तो पेश किया था। इसमें उन्होंने क्या मांगे की, तो क्या करना, तो मांगे को व्यय में 50% की कटौती, सिविल सेवा के वेतन में 50% की कटौती, पूर्ण शराबबंदी लागू करना, राजनीतिक बंदियों में 50% की कटौती करना, क्या है आदि इसमें शामिल है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न क्या है, नीचे 2 कथन दिए हुए हैं जिनमें से एक को कथन और दूसरे को कारण आर माना गया है। आर कहा गया है। अभिकथन है मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भारत भेजने की घोषणा की। कारण है विश्व के कई देशों ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। तो ये कथन और कारण दोनों सही हैं और उसकी व्याख्या भी कर रहा है। देख लेते हैं क्यों। जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इससे क्या हो गया था, तो लगातार जापान की लगातार शक्ति बढ़ रही थी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय क्या हो गए थे, तो परेशान हो गए थे, जिसमें कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत में को स्वतंत्र कराने के लिए दबाव डाला। तो अमेरिका ने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन थे, तो चर्चिल जी थे। 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा। तो इसलिए क्या है, अभिकथन 1 और 2 दोनों सही हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
9 नंबर प्रश्न है कि पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चापर चापिंग पेबुल संस्कृति उपकरण सर्वप्रथम मद्रास के समीप अत्रिपक्कम से प्राप्त हुए थे। हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण सबसे पहले सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों कथन गलत दिया हुआ है, दोनों कथन गलत दिया हुआ है। तो 9वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्यों, देख लेते हैं क्यों गलत हो जाएगा। तो पूर्व पाषाण काल में मूलतः क्या हुआ था? तो क्वार्जाइट पत्थर का प्रयोग किया करता था। जो मूल पूर्व पाषाण काल था तो उसमें के जो मानव थे वो मूलतः क्वार्जाइट पत्थर का प्रयोग करते थे। इस काल के उपकरणों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? तो चापर चापिंग पेबुल संस्कृति है वही, उसके बाद से पहला है, उसके बाद से दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। जो चापर चापिंग चेबुल संस्कृति है उसमें बता दें कि सर्वप्रथम ये कहाँ पर मिला है? तो सर्वप्रथम ये पंजाब की सोहन घाटी में प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? तो पंजाब की सोहन नदी घाटी में प्राप्त हुआ था। बल्कि जो सर्वप्रथम हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण कहाँ मिला है? तो सर्वप्रथम मद्रास के समीप वादमदुराई अत्रिपक्कम में से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? तो वादमदुराई अत्रिपक्कम से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार क्या है? दोनों कथन जो है कि गलत दिया हुआ है। तो 9वें का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। मौर्य काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य काल की राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पड़ थी। यह सोने की बनी होती थी। तो ये 10वें का ए सही है, ये 10वें का 2 इसमें जो कथन दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। देख लेते हैं क्यों। मौर्य काल में जो राजकीय मुद्रा थी वो पड़ थी, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। जो 3/4 तोले के बराबर होता था। और ये कैसा था? तो ये चांदी का सिक्का था। किसका था? तो चांदी का सिक्का था, न कि सोने का। अधिकारियों को वेतन आदि देने में इस प्रथा का इसी का प्रयोग होता था। जबकि निष्क और जो सुवर्ण जो थे, निष्क और सुवर्ण ये सोने के सिक्के होते थे। मौर्य काल में जो निष्क और सुवर्ण थे वो सोने के सिक्के होते थे। तो ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या है। 11 नंबर प्रश्न क्या है? कलिंग के चेदी वंशी शासक खारवेल के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? जिसका हाथी गुम्फा अभिलेख नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेखी साक्ष्य है। तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। हाथीगुम्बा अभिलेख में बौद्ध भिक्षुओं को ग्राम दान दिए जाने वाले का उल्लेख है। यह बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इसने पांडे शासकों के यहाँ गद्दे से हल चलवाया था। बिल्कुल सही दिया है। तो देख लेते हैं क्यों गलत है बी। तो बता दें कि जो कलिंग के चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो बता दें महामेघवान था। कौन था? महामेघवान था। और इस वंश में देखा है तो सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो कलिंग चेदी वंशी शासक कौन था? तो खारवेल था, जिसके बारे में हमको हाथीगुम्फा अभिलेख से जानकारी मिलता है। ठीक है, इस अभिलेख में महापद्मानंद द्वारा क्या होता है? तो कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख मिलता है। किसमें? तो हाथीगुम्फा अभिलेख में। और यह नहरों की जानकारी देने वाला प्रथम अभिलेख के साक्ष्य हैं। तो कौन सा? तो हाथीगुम्फा अभिलेख है। इस अभिलेख में दक्षिण के 3 राज्य जो कौन कौन से हैं? तो दक्षिण के 3 राज्य कौन कौन से थे? तो चोल है, चेर है और पांडे हैं। उसके द्वारा पराजित किए जाने का उल्लेख है। ठीक है, पांडे शासकों में क्या किए? तो पांडे शासकों ने यहाँ पर गधे से हल चलवाया था। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है इस अभिलेख में। किसमें? तो कलिंग के चेदी वंशी शासक जो अब हाथीगुम्फा अभिलेख है इसमें क्या किया गया? तो जैन भिक्षुओं किसको? तो जैन भिक्षुओं को ग्राम दिए जाने का उल्लेख है, न कि बौद्ध भिक्षुओं को। तो बौद्ध भिक्षुओं को दान नहीं दिया गया था, बल्कि किसको दिया गया था? तो जैन भिक्षुओं को दान दिया गया था। इसलिए क्या था? तो बी इसका गलत था। अब आगे देख लेते हैं क्या। इक्ता व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला देख लेते हैं। इक्ता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क की पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्या है? ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ करने का श्रेय मोहम्मद गोरी को है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है? तो सही दिया हुआ है। भारत में इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित ढंग से प्रारंभ करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही दिया है। फिरोज तुगलक ने क्या? तो फिरोज तुगलक ने इक्ताओं पर इकदारों के वंशानुगत अधिकार को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा? 12 का डी हो जाएगा। देख लेते हैं इक्ता के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि इक्ता क्या है। तो इक्ता का एक अरबी शब्द है। क्या है? इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है हस्तांतरणीय लगान अभिन्यास अधिन्यास। इक्ता व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या निजामुल मुल्क के पुस्तक सियासतनामा में मिलता है। किसमें मिलता है? तो सियासतनामा में मिलता है। और भारत में इक्ता व्यवस्था को किसने प्रारंभ किया था? तो इसका श्रेय मोहम्मद गोरी को जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद करने में निम्नलिखित में से किन किन का योगदान है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुनिए। तो क्या है? नन्नय का, तिकन्ना का, येरा प्रगदा का और वीरभद्र का। तो इसमें सही उत्तर चुनना है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। 13 नंबर का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 नंबर का ए हो जाएगा। बता दें कि तो महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का तेलुगु भाषा में अनुवाद नन्नया नामक कवि ने प्रारंभ किया था। किंतु ये क्या किए? तो नन्नया ये पूर्ण नहीं कर सके। उनके अधूरे कार्य को कवि किसने? तो कवि
तिकन्ना ने आगे बढ़ाया। किसने बढ़ाया? तो तिकन्ना ने आगे बढ़ाया था, किंतु ये भी पूरा नहीं कर पाए। फिर उसके बाद से एक यर्रा प्रगदा का नाम आता है, यर्रा प्रगदा का नाम आता है, इन्होंने पूरा किया। लेकिन जबकि तेलुगु विद्वान जो वीरभद्र थे, ये क्या थे? तेलुगु विद्वान कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शकुंतलम का क्या किए थे? तो ये तेलुगु भाषा में अनुवाद किए थे। तो कौन? वीरभद्र क्या किए थे? तो वीरभद्र क्या किए थे इसमें देखा जाए तो वीरभद्र ने तेलुगु भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद किया था तेलुगु भाषा में वीरभद्र ने। अब चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। बीरबल के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं है? तो अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी। दूसरा है अकबर ने इन्हें 5,000 का मनसब प्रदान किया था। अकबर ने इन्हें नागरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की थी। चौथा डी दिया है उनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विद्रोह से लड़ते हुए हुआ था। तो बता दें कि अकबर ने इन्हें कविराज तथा राजा की उपाधि प्रदान की थी, बिल्कुल सही दिया हुआ है। अकबर ने इन्हें 5,000 का मनसब प्रदान किया था, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। अकबर ने इन्हें नगरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीर प्रदान की थी, तो ये बिल्कुल सही है। उनकी मृत्यु 1586 ईस्वी में यूसुफजाइयों के विरुद्ध लड़ते हुए हुआ था, तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो बता दें बीरबल का जिनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम महेश दास था। क्या? तो महेश दास था। ठीक है, इनका वास्तविक नाम क्या था? तो महेश दास था। अकबर के दरबार में नवरत्नों में से क्या थे? तो एक थे। अकबर ने बीरबल कविराज एवं की उपाधि तथा 2,000 का, कितने का? तो 5,000 का नहीं बल्कि 2,000 का मनसब प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त अकबर ने इन्हें नागरकोट, कांगड़ा व कालिंजर की जागीरें प्रदान की थी। फिर इनकी मृत्यु कब होती है? तो 1586 में यूसुफजाइयों के विद्रोह लड़ते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है 16 नंबर प्रश्न, ये 15 नंबर प्रश्न देख लेते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस इमारत को रोमांस इन द स्टोन, पत्थर में रूमानी कथा के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी को। किसको? जामा मस्जिद फतेहपुर सीकरी को। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न है कि अभिकथन और कारण वाले प्रश्न है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल कर लिया गया, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसलिए क्या हो जाएगा? अभिकथन, कारण और दोनों व्याख्या करते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। अब भारत का संविधान जो है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसके कई कारण हो सकते हैं, उनके कारणों में से एक देखा जाए तो एक कारण यह भी है कि आधुनिक लोकतंत्र में जिन मामलों को आम विधानों द्वारा तथा अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में क्या किया गया? तो शामिल कर दिया गया था। इस प्रकार क्या है? अभिकथन, कथन और कारण दोनों सही हैं। अब आगे देख लेते हैं 17 नंबर प्रश्न क्या है। 42वें संविधान संशोधन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 क और 14 क जोड़े गए। इस संशोधन द्वारा 3 नए निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए। किसमें? तो 42वें संविधान संशोधन में कहा गया है। इसमें कौन सा नहीं है देखना है। इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में हस्तांतरित किया गया था। फिर आगे है, इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था। तो इसमें क्या हो जाएगा? जो कौन सा इसमें सही नहीं है? तो ये 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या बातें सही थी? तो इस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में 2 नए भाग 4 क और 14 क जोड़े गए थे, बिल्कुल सही है। इस संशोधन द्वारा 3 नए निर्देशक तत्व संविधान में जोड़े गए, भी बिल्कुल सही है। इस संशोधन द्वारा 7 विषयों को राज्य सूची में समवर्ती सूची से हस्तांतरित किया गया, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। इस संशोधन द्वारा संवैधानिक संशोधन को न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था, तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो जान लेते हैं हम लोग 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। लघु संविधान भी कहा जाता है किसको? तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान में कई परिवर्तन किए। इसके द्वारा क्या किया गया? तो संविधान में बहुत से परिवर्तन किए गए और इस संविधान संशोधन में 2 नए भाग कौन कौन से? तो 4 क और 14 क जोड़े गए, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। और बता दें कि संविधान संशोधन को न्यायिक जाँच से बाहर कर दिया गया। किससे? तो न्यायिक जांच से बाहर कर दिया गया था। लोकसभा एवं विधानसभा के कार्यकाल को इसी से 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। किससे? तो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से। और संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में किसमें? तो संविधान के नीति निर्देशक तत्व 39 से कौन कौन से? तो बता दें कौन कौन से? तो 39 से कौन कौन से? तो 39 से, उसके बाद से फिर 43 से और 48 से जोड़े गए तथा 5 विषयों को, कितने? तो 5 विषयों को 7 नहीं बल्कि
5 विषयों को क्या किया गया, तो 5 विषयों को राज्य सूची से स्थानांतरित कर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो इस प्रकार कथन क्या है, तो सी गलत है, सी गलत है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आगे देख लेते हैं क्या है। उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय की प्रक्रिया कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो ये 18 का ए पहला जो ऑप्शन है वो गलत दिया हुआ है, दूसरा जो है बिल्कुल सही बातें हैं। तो 18 क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि अवशिष्ट शक्तियाँ जर्मनी से न लेकर के कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। कहाँ से, तो कनाडा से लिया गया है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है। भारतीय संविधान में देखा जाए तो कुछ ना कुछ विशेषताएं दूसरे देशों से ली गई है, ग्रहण की गई है। अवशिष्ट शक्तियाँ का केंद्र में निहित होना, ये केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि विशेषताएं क्या क्या, तो कनाडा से क्या क्या लिया गया है बता देते हैं। तो अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उसके बाद से केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय आदि विशेषताएं कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से, ये संविधान से लिया गया है। ठीक है, और जबकि जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, तो जर्मनी के संविधान से आपातकालीन शक्तियाँ और आपातकाल के दौरान क्या, तो मूल अधिकारों की निलंबन की व्यवस्था ली गई है। कहाँ से, तो जर्मनी से ली गई है। अब चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण की बात कही गई है। इनमें से विधियों का समान संरक्षण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ये ऑप्शन दिया है कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है। दूसरा बातें क्या कही है, तो यह सकारात्मक प्रवृत्ति का है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही बातें हैं। तो 19 से क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 में ये बातें की गई हैं। वही आर्टिकल, ये अनुच्छेद 15 में क्या है, तो आर्टिकल 15 में क्या है देख लेते हैं। तो ये धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के भाव के आधार पर भेदभाव का निषेध किसमें की गई, तो आर्टिकल 15 में। वही अनुच्छेद 16 में किसकी बात की गई, तो लोक नियोजन के, किसमें, तो लोक नियोजन के। 16 में क्या बातें की गई, तो लोक नियोजन के और विषय में अवसर की समता। वही 17 में क्या है, तो अस्पृश्यता का अंत। 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत। ठीक है, 19 में क्या है, तो 19 में मूल संविधानों में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख है। कौन कौन से, तो 19A में क्या बातें की गई है, तो बोलने की स्वतंत्रता। वही 19B में तो शांतिपूर्व बिना हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। वही 19C में क्या बातें की गई है, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता। वही 19D में देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। वही 19E में देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता। वही 19G में कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 20 नंबर क्या है। बजट पारित होने के से पहले संसद में निम्नलिखित में से 6 चरणों से गुजरता है, जो निम्न है। कौन कौन से, तो आम बहस, विभागीय समितियों द्वारा जांच, बजट की प्रस्तुतिकरण, विनियोग विधेयक को पारित होना, अनुदान की मांग पर मतदान और वित्त विधेयक को पारित होना। तो ये प्रश्न देखा जाए तो अभी एपीएस में ये प्रश्न आया था। एपीएस में जो अभी पेपर हुआ था कुछ दिन पहले यूपीपीएससी द्वारा, तो उसमें ये प्रश्न आया था कि बजट पारित होने से पहले संसद में निम्नलिखित में से 6 चरणों से गुजरता है। तो पहला है आम बहस, दूसरा है विभागीय समितियों द्वारा जांच, तीसरा है बजट का प्रस्तुतिकरण, चौथा है विनियोग विधेयक का पारित होना, पांचवा है अनुदान की मांग पर मतदान, छठवां वित्त विधेयक का पारित होना। तो सबसे पहले बता दें क्या होता है। तो सबसे पहले बजट का प्रस्तुतिकरण होता है, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, तो आम बहस होता है, तो 1 हो जाएगा। आम बहस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से देखा है तो आम बहस के बाद क्या होता है, तो विभागीय समितियों के द्वारा जांच किया जाता है इसको, तो विभागीय समितियों द्वारा जांच किया जाता है, तो 2 हो जाएगा। 3 1 2 हो गया। फिर उसके बाद से क्या होता है, तो अनुदान की मांग पर मतदान होता है, तो 3 1 2 5 हो गया। अनुदान की मांग पर मतदान होता है। उसके बाद से बता दें क्या होता है, तो विनियोग विधेयक का पारित होना। क्या होता है, विनियोग विधेयक का पारित होना, तो 4 होता है। उसके बाद से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, चौथा नंबर। उसके बाद से क्या होता है, तो वित्त विधेयक का पारित होना, वित्त विधेयक का पारित होना, तो 6 नंबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 3, पहले क्या होगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 हो जाएगा। बजट का प्रस्तुतिकरण, क्या होता है, बजट का प्रस्तुतिकरण, तो यानी कि तीसरा नंबर हो जाएगा। फिर उसके बाद से आम बहस होता है, दूसरा नंबर हो गया। फिर तीसरा क्या होता है, विभागीय समितियों द्वारा जांच होता है। फिर चौथा है अनुदान की मांग, ठीक है। चौथा क्या है, अनुदान की मांग। फिर उसके बाद से विनियोग विधेयक का पारित होना, 6वां वित्त विधेयक का पारित होना। तो देख लेते हैं इसमें क्या दिया है, तो 20 का क्या हो जाएगा आपका, 20 का ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 20 का ए हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है।
उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए निम्न में से कौन सी अर्हताएं होनी चाहिए, कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। तो भारत का जन्मा नागरिक हो, वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष का हो, वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत किया हो। तो बता दें कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें सही उत्तर चुनना है। तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए वह भारत का जन्मा नागरिक हो, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। वह किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे देख लेते हैं, उसकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष का हो, ये भी बिल्कुल गलत दिया हुआ है। ठीक है, ये भी बिल्कुल देखा है तो गलत दिया हुआ है। और आगे क्या है, वह किसी उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में 10 वर्ष की वकालत किया हो, तो ये भी बिल्कुल क्या है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ, तो इसलिए क्या हो जाएगा, 21 का डी हो जाएगा। तो बता दें कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए देखा जाए तो किसी व्यक्ति को कौन कौन से अर्हताएँ होनी चाहिए। तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए क्या होना चाहिए, तो 5 साल का न्यायाधीश होना चाहिए, या उच्च न्यायालय या विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष की, कितना तो 10 वर्ष की वकील होना चाहिए, या राष्ट्रपति के मत से में उसे सम्मानित न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब अर्हताएँ उसके अंदर होना चाहिए। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु का उल्लेख कहीं भी इसमें संविधान में कहीं भी नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, वो भी गलत हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि वर्तमान में निम्नलिखित में से किन राज्यों में द्विसदनी व्यवस्था अर्थात विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। तो क्या क्या है, पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश, दूसरा क्या है उत्तर प्रदेश, तीसरा है जम्मू कश्मीर, चौथा है कर्नाटक। तो बता दें कि कहाँ कहाँ पर, तो आंध्र प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, कर्नाटक में है, तो क्या हो जाएगा 22 का सी हो जाएगा। बता दें कि वर्तमान में केवल 6 राज्यों में क्या है, तो 2 सदन है। कौन कौन से हैं, तो आंध्र प्रदेश हो गया, फिर उसके बाद से तेलंगाना है, क्या है तेलंगाना है, फिर उत्तर प्रदेश है, यूपी है, उसके बाद से क्या है बिहार है, बिहार के बाद से कौन सा स्टेट है, तो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद से क्या है कर्नाटक, और क्या है बता दें कि जम्मू कश्मीर जो था, जम्मू कश्मीर विधान परिषद था, उसको 2019 में क्या किया गया, तो उसको समाप्त कर दिया गया था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन क्या है सही नहीं है। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष था। संविधान में अभिकथित अपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है। तो देख लेते हैं क्या है। तो लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है। तो क्या है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। 5वीं लोकसभा कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था, ये भी बिल्कुल सही है। संविधान में अभिकथित उपबंधों के अनुसार लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, ये क्या है, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। लोकसभा अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। देख लेते हैं क्यों। तो बता दें कि संविधान में कहीं भी इसके बारे में कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिया जाता है, इसलिए यह कथन क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें कहीं भी संविधान में उल्लेख नहीं है। हालांकि परंपरा जो चलती आ रही है उसके अनुसार बता दें कि जो सत्तारूढ़ दल होता है और उपाध्यक्ष पद विपक्षी पार्टी को दिया जाता है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद की शपथ नहीं लेता है, ठीक है, बल्कि वह लोकसभा सदस्य के तौर पर किसके, तो लोकसभा सदस्य के तौर पर क्या करता है, तो शपथ लेता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। वह किसी कर की निवल प्राप्तियों को प्रमाणित करता है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, तो बिल्कुल गलत दिया हुआ है। देख लेते हैं क्यों। बता दें कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है, तो राष्ट्रपति को देता है, ठीक है, और उसे संसद के पटल पर रखवाता है, न कि प्रधानमंत्री को। किसको, तो प्रधानमंत्री को। ये संसद के पटल पर रखवाता है, न कि किसको, तो प्रधानमंत्री को। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। यह एक संवैधानिक निकाय है। क्या यह एक संवैधानिक निकाय है।
क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है। क्षेत्रीय परिषदों का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना है। तो इसमें क्या करना है, क्षेत्रीय परिषदों का लक्षण नहीं है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही दिया हुआ है। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत की गई है, भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण क्षेत्रीय परिषद में शामिल नहीं किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्षेत्रीय परिषद का कार्य विभिन्न क्षेत्रों में आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करना, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो देख लेते हैं क्या। तो क्षेत्रीय परिषद बता दें कि एक संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक है, न कि संवैधानिक है, ये सांविधिक निकाय है। क्या है, सांविधिक निकाय है क्षेत्रीय परिषद। और क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया है। क्षेत्रीय परिषदें क्या है, तो एक परामर्शदाती संस्था है। यह आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिशें करती है। इसका क्या कार्य होता है, तो ये आपसी हित के मामलों पर चर्चा तथा सिफारिश करता है। केंद्र शासित प्रदेश भी क्षेत्रीय परिषदों में शामिल किए गए हैं। चंडीगढ़ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, तो चंडीगढ़ जो है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। चलिए तब अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। तो 26 से क्या हो जाएगा, 26 का बी हो जाएगा। देख लेते हैं क्यों। पहला तो गलत दिया हुआ है। बता दें कि पूर्वी घाट की तुलना में क्या है, पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट अधिक क्या है, तो अधिक ऊंचा और अविरल है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई देखा जाए तो कितना है, तो 1500 मीटर ईस्वी के लगभग है, जो कि उत्तर से दक्षिण कहाँ, तो उत्तर से दक्षिण की तरफ क्या हो रहा है, तो बढ़ती जा रही है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी बता दें कि क्या है, तो प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो पश्चिम घाट के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। इस प्रकार क्या है कथन, एक गलत है बल्कि दो क्या है इसका सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा एक महाराष्ट्र राज्य की सीमा बनाता है। तो महाराष्ट्र राज्य की सीमा कौन कौन बनाता है, तो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा है। फिर गुजरात है, मध्य प्रदेश है, झारखंड है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, कर्नाटक है, गोवा है। सी ऑप्शन दिया है गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, गोवा है। फिर दिया है गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है, कर्नाटक है और गोवा है। तो क्या हो जाएगा 27 का डी हो जाएगा। तो बता दें कि महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र राज्य की सीमा कुल 6 राज्यों से लगती है। तो कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, पहला कौन सा है, तो गुजरात है। फिर उसके बाद से MP है, मध्य प्रदेश है, फिर छत्तीसगढ़ है, फिर तेलंगाना है, फिर कर्नाटक है तथा गोवा है। ये क्या करते हैं, तो महाराष्ट्र को स्पर्श करते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही सुमेलित है। तो लिम्बू कहाँ का है, तो लिम्बू जो है कि सिक्किम का दिया है। भूटान कार्बी कहाँ का, तो हिमाचल प्रदेश का दिया है। डुंगरिया को तो कहाँ पर, तो उड़ीसा में। कट्टू नायकान तो क्या, केरल में। तो इसमें जनजातियों को देखना है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो कार्बी ये क्या कहाँ पे पाए जाते हैं, तो कार्बी इसमें कौन कौन से देखना है, कौन कौन से इसमें सही सुमेलित हैं। तो कौन कौन से सही सुमेलित हैं बता दें कि पहला जो लिम्बू सिक्किम है, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, दूसरा है डोंगरिया कोद, ये कहाँ पर, उड़ीसा में पाए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। चौथा है कट्टू नायकन, केरल में पाए जाते हैं। कार्बी ये जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो असम में पाए जाते हैं। तो आप लोग चलिए एक बार हम लोग जो जनजातियाँ हैं वो कौन सी जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं वो देख लेते हैं। क्योंकि वीडियो तो लंबा होगा, तो हम लोग यही देख करके समाप्त कर दिए, यहीं रोक देंगे और फिर दूसरे कल मिलते हैं हम लोग। तो चलिए देख लेते हैं क्या है गुजरात में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती हैं। तो भील है, गुजरात में भील है, बंजारा है, कुली है, पटेलिया है, डाफर है, टुडिया है। ये सब कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात में पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में देखें तो कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। गद्दी है, गुड्डी है, कनूरा है, लाहौली है। हट्टी समुदाय भी कहाँ पाया जाता है, तो हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। वही देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में और कौन सी जनजाति हैं, तो लाहौली है, ठीक है, कनूरा है, ये भी हिमाचल प्रदेश में। फिर जम्मू कश्मीर में देखें तो बकरवाला है, गद्दी है, गुज्जर है, ठीक है, चांगपा है या चंपा है, ये सब कहाँ जनजाति है, तो जम्मू कश्मीर में। फिर केरल में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो कादर है, उराली है, ठीक है, मोपला है, इरुरा भी कहाँ पाई जाती हैं, तो इरुरा भी केरल में। पनियान भी केरल में, चेंचू भी केरल में। और अब मध्य प्रदेश का देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, तो भील है, लंबाडी है, बंजारा है, गोंड है, अबू झमरिया है, मुरिया है, बीसन हार्न है, गूढ़ है, ठीक है, गूढ़ है। और उसके बाद से खैरवार है, असुर है, बैगा है, कुल है, मुंडा है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, तो ये भी जो है कि मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं।
और कर्नाटक में देखा जाए तो कर्नाटक में बेदार है, टोडा है, हक्की है, पिक्की है, जैन कुरुआ है, ये सब कहाँ पर पाया जाता है? तो कर्नाटक में। लक्षद्वीप में वासी नामक जनजातियाँ पाई जाती हैं। वही अंडमान निकोबार में तो औज है, जारवा है, जरना है, सेंटलीज है, अंडमानी है, निकोबारी है, सोमपेन है, सब कहाँ पे? तो अंडमान एवं निकोबार में। तो हम लोग आज इतना ही प्रश्न रखते हैं, फिर कल चूँकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।